गया है। बता दें कि टीएमसी सांसद डिरेक और ब्रायन राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं, मानसून सत्र से सस्पेंड किए गए हैं। बता दें कि डेरेक और ब्रायन को बचे हुए सत्र से भी निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा चल रहा था और उसी बीच एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मानसून सत्र से सस्पेंशन का भी दौर अब शुरू हो चुका है, जहां पर एक बड़ी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। टीएमसी सांसद डिरेक और ब्रायन राज्यसभा से निलंबित हो चुके हैं। मानसून सत्र से सस्पेंड किए गए डेरेक। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ओमशील भी जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से देखा जा रहा है, अब राज्यसभा में सस्पेंशन की कार्रवाई भी लगातार शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? जरूर निशी, जिस तरीके से भी जो सदन में कार्रवाई चल रही थी, ये टीएमसी के जो टीएमसी सांसद है का साफ तौर पर ये मांग था कि ये मणिपुर को लेकर चर्चा कर रहे थे, पर जो वहां पर बैठे हुए थे ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो आपकी जो पूरी आप जिस तरीके से आप पेश कर रहे हैं या जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो काफी अभद्र है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ये मानसून सत्र में सिर्फ यही एक सांसद नहीं है जिनको सस्पेंड किया गया है। अभी आम आदमी पार्टी के दो, एक संजय सिंह और एक और राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी सदन से निलंबित किया गया है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो इंडिया की जो गठबंधन है इंडिया, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। वो उनके जो सस्पेंडेड जो सांसद हैं संजय सिंह, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अब जो अमित शाह हैं वो कहीं ना कहीं लग गए हैं राघव चड्ढा पर, उनको कहीं ना कहीं से उनको भी सस्पेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम मुद्दा बन जाता है कि मानसून सत्र में जहां एक तरफ विपक्ष लगातार मांग कर रही है तमाम चीजों के पर चर्चा को लेकर, चाहे वो मणिपुर की बात हो और तमाम चीजें हो, पर सरकार भी एक तरफ से कह रही है हम मणिपुर को लेकर चर्चा करने को लेकर तैयार है, पर सरकार विपक्ष प्रधानमंत्री का वक्तव्य मांग रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, डेरेक और ब्रायन को आगे के सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा और किन किन सांसदों पर अब निलंबन की तलवार लटक रही है? देखिए, अभी तलवार लटक रही है राघव चड्ढा पर, क्योंकि कल जिस तरीके से कल देर शाम राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश वाला मामले पर अमित शाह ने वहां अपना वक्तव्य रखा और उस बिल को पेश किया, वहां पर चर्चा हुई उस बिल को लेकर। तो उस पर कहीं ना कहीं राघव चड्ढा से अमित शाह नाराज दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको दोषी ठहरा रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। तो आज सुबह संजय सिंह का ये बयान आता है कि अमित शाह इनसे नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश करेंगे कि राघव चड्ढा को भी सस्पेंड कर दिया जाए। और एक और चीज देखने को मिल रही है, जहां पर सदन में एक हंगामा और देखने को मिला, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब वहां पर कदम रखा तो उसके बाद भाजपा कांग्रेस अब एक साथ एकजुट होते हुए नजर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के साथ समर्थन कर रही थी, लेकिन उसी बीच जब मनमोहन सिंह एंट्री करती हैं तो उसके बाद अब भाजपा लगातार सवाल उठाने लगी है। जरूर निशी, आप देखे होंगे, क्योंकि ये जब से ये जो फोटो है मनमोहन सिंह का, कल देर शाम जो ये चर्चा हो रही थी दिल्ली अध्यादेश के मामले पर, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में पहुंचते हैं और वहां पर सिर्फ वोट के लिए वहां पर वो पहुंचते हैं और वो व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। इस पर एक तरफ कांग्रेस है कि अपना पीठ थपथपा रही है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो लोकतंत्र पर विश्वास है उनका, लोकतंत्र
पर वो विश्वास रखते हैं, इसलिए वो यहाँ सदन में आए और अपना वोट देने के लिए आए उस पर। भले इंडिया सफल नहीं हो पाया बिल को पास नहीं कराने में, पर वो आए। वही दूसरी तरफ बीजेपी है, इसका साफ तौर पर यही कहना है कि ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है, इन लोगों को शर्म नहीं है। एक और जो बीजेपी है, जो मनमोहन सिंह है, उनको वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी उनके उम्र का ख्याल नहीं रखते हुए वो इतने रात में उनको सदन में लाते हैं और व्हील चेयर पर बैठाए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और इंडिया है, दोनों आमने सामने आ चुके हैं इसको लेकर। ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसी के साथ यूपी का नया अतिथि गृह बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य संपत्ति विभाग को अतिथि गृह बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ से, जहां पर अयोध्या प्रयागराज में नया अतिथि गृह बनेंगे सीएम। बेंगलोर और दिल्ली में भी बने अतिथि गृह, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसी के साथ इसके लिए यथाशक्ति भूमि चिन्हित किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी करे हैं, जिसको लेकर अब तमाम बातें शुरू हो चुकी है। राज्य संपत्ति विभाग को अतिथि गृह बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अयोध्या प्रयागराज में नया अतिथि गृह बने, इसको लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से देखा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार अतिथि गृह बनाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो कहां कहां ये अतिथि गृह बनने वाला है? देखिए, राज्य संपत्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भूमि का चिन्हांकन कर लिया जाए। अयोध्या, प्रयागराज, बेंगलोर और दिल्ली, यहाँ पर कहीं न कहीं जल्दी से अतिथि गृह का निर्माण कराया जाए और जल्द ही भूमि का कहीं न कहीं भूमि को देखकर वहां पर जल्द से किस काम की शुरुआत की जाए। तो देखिए, सरकार की साफ मंशा है कहीं न कहीं अयोध्या और प्रयागराज को लेकर, यहाँ टूरिज्म को लेकर कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और यूपी और सरकार की यूपी की एक अलग पहचान हो, उसके लिए ये टूरिज्म यूपी में जो अतिथि गृह बनाया जा रहा है, वहाँ पर कहीं न कहीं टूरिज्म का खास ध्यान रखा जा रहा है। और दिल्ली और जो बेंगलोर में, उसके लिए भी कहीं न कहीं जिस तरीके से लोग बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं अतिथि गृह का निर्माण होगा। यूपी भवन, जैसे जिस दिल्ली में यूपी भवन बना, उसी तरीके से एक और जो भवन है उनका निर्माण किया जाए और नए नए अतिथि गृह बनाया जाए। तो सरकार की मंशा है और राज्य संपत्ति विभाग को इसके लिए सरकार ने आदेश किया है कि भूमि का जल्दी चिन्हीकरण कर लें और भूमि का चिन्हीकरण करके जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाएं और जल्द से जल्द जिससे अतिथि गृह बनकर तैयार हो जाए। खास प्रोजेक्ट जो है सरकार को प्रयागराज और अयोध्या के लिए लगातार ये बताया जा रहा था कि वहाँ जो वहाँ पर उस अत्याधुनिक अतिथि गृह नहीं है जिस तरीके से लोग बाहर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आए उसमें सरकार की ये छवि जाए कि सरकार कोशिश करती है, अच्छी टूरिज्म को लाने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं अतिथि गृह का निर्माण जल्द होगा। जी, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतिथि गृह के अलावा और किन किन चीजों के दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, सीएम ने अतिथि गृह के सिवा ये कहा है कि अतिथि गृह में विशिष्ट व्यवस्थाएं की जाए और अत्याधुनिक अतिथि गृह हो। तो कहीं ना कहीं अतिथि गृह के साथ साथ ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए कि जो उच्च स्तरीय व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं और जल्द ही आपको नए अतिथि गृह देखने को मिलेंगे। जी निशि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर बिल पास होने के 24 घंटे में सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से, जहां पर आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग दिए गए हैं। आतिशी पहले से ही वित्त एजुकेशन विभाग संभाल रही थी, उसी बीच अब एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर आतिशी को सर्विसेज और विजिलेंस विभाग भी दिया जाएगा। बड़ा बदलाव देखने को मिला है जहां पर दिल्ली सरकार में। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, देखा जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फेरबदल किया है, उसी बीच अब वित्त विभाग से लेकर विजिलेंस विभाग भी आतिशी को दे दिया है। इसको लेकर क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सोमवार को सर्विस बिल संसद में पास हुआ है, उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है और ये जो दो मिनिस्ट्री हैं, विजिलेंस विभाग और सर्विसेज, इन दोनों जी का जो मंत्रालय था वो सौरभ भारद्वाज के पास था, तो उनसे छीनकर ये अब आतिशी को दे दिए गए हैं। अब आतिशी की यदि बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब इनकी जो स्थिति है वो नंबर 2 की स्थिति पर वो पहुंच गई है। नंबर 2 मतलब अरविंद केजरीवाल के बाद यदि किसी का कद है कैबिनेट में तो वो आतिशी हैं, तो उनका कद इससे काफी बढ़ा है। अब यदि बात की जाए तो लगभग 14 बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास हैं। सबसे ज्यादा जो मंत्रालय हैं पूरे कैबिनेट में अब वो आतिशी के पास हैं, तो उनका कद इससे बढ़ा है। जी, क्या दिल्ली सरकार में और बड़े बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? आतिशी का तो हमने देख लिया है, लेकिन क्या इसके अलावा भी अब किन किन को विभाग सौंपे जा सकते हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल की भी बात की जाए तो उनका ये इतिहास रहा है कि वो सारी पावर उस व्यक्ति के अंदर रखते हैं जो उनका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो। और अब जिस तरह से दूसरे 30 जून की यदि बात करें, उस वक्त कैलाश गहलोत से भी 2 बड़े वित्त मंत्रालय और एक मिनिस्ट्री और 2 मंत्रालय उस वक्त उनसे लेकर भी आतिशी को दिए गए थे। जी। तो अब यदि बात करें, अब फिर सौरभ भारद्वाज से 2 मिनिस्ट्री लेकर और आतिशी को दी गई है, तो इससे इतना तो साफ है कि पूरे मंत्रिमंडल में यदि कोई सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अरविंद केजरीवाल के हैं तो वो आतिशी हैं, क्योंकि लगातार दूसरे मंत्रियों से का जो भार है वो कम करते हुए इनको ज्यादा मंत्रालय जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा फेरबदल आज दिल्ली सरकार के अंदर हुआ है और अब जो नए मंत्रालय आतिशी को दिए हैं ये संस्कृति के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास फाइल भेज दी गई है। जी, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने तमाम फैसले लिए, उसी बीच क्या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले दिल्ली के कई क्षेत्रों में अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे? जी देखिए, लगातार जिस तरह से दिल्ली सरकार का एक तरह से झगड़ा आप समझिए वो केंद्र के साथ चल रहा था, उसमें अधिकारों की ही लड़ाई थी। दिल्ली सरकार चाहती है, वही मैं जानना चाहती हूँ, अधिकारों की लड़ाई हो रही है, लेकिन जो खराब व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार दिल्ली में एक से एक क्राइम की खबरें सामने आ रही है, उसी बीच अब इस व्यवस्था को लेकर क्या बातचीत हुई है या नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन कर दी जाए, लेकिन क्योंकि केंद्र के अधीन आती है और केंद्र में जो गृह मंत्री हैं वो इस सब के मुखिया हैं, तो और लगातार जो आरोप हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए जाते रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार को नहीं दे रहे हैं, जिससे कि काफी दिक्कत दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो पूर्ण राज्य नहीं है, तो यहाँ जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगी। जी, संसद में जब चर्चा चल रही थी तब उसी बीच जब हमने देखा कि दिल्ली सेवा बिल को प्रस्ताव पारित करने के लिए भी तमाम बातें कही गई थी, तो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि संविधान विरोधी बिल है। लेकिन उसके बाद जब भाजपा ने पलटवार किया तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये बिल ला देंगे तभी, उससे पहले से ही आप सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर देते हैं, अपने अधिकारियों की पोस्टिंग कर देते हैं। तो क्या ये 24 घंटे में जो ये एक बिल पास होने के बाद हमने फेरबदल देखा है, तो क्या उसी का नतीजा है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब केंद्र एक तरह से जो गृह मंत्री हैं वो दिल्ली सरकार के मुखिया समझिए, क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस ने भी कहा है, दूसरे जो इस बिल के खिलाफ थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि सुपर सीएम और उनके ऊपर भी जो गृह मंत्री हैं वो सबसे बड़े सीएम बना दिए गए हैं इस बिल के बाद। तो अब यही है कि जितने भी अधिकार हैं, यानी आप कर सकते हैं, लेकिन जो
उसमें अंतिम परमिशन है वो उसमें उपराज्यपाल की चाहिए ही चाहिए। तो अब शक्ति कम हुई है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से आतिशी मार्लेना को ये दोनों विभाग दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राघव चड्ढा का राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बचाव किया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि झूठ और अफवाहें मत फैलाई जाए गृह मंत्री जी। इसको लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बौखलाए हुए संजय सिंह ने तमाम बातें कही है। जहां पर संजय सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बौखलाए हुए हैं, चयन समिति को प्रस्ताव भेजते समय हस्ताक्षर की जरूरत नहीं थी, लेकिन किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, एक के बाद एक खबर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों से, और उसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर संजय सिंह अब राघव चड्ढा का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या, क्यों? बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया था, और ऐसे में कल जब बहस हो रही थी तो राघव चड्ढा जो है सांसद पंजाब से, वो भी अमित शाह से बहस करने लगे थे। उस समय कहा जाए संजय सिंह ने जो है झूठ की अफवाह मत फैलाइए गृह मंत्री जी। अमित शाह सदन में बौखलाए हुए हैं। संजय सिंह ने यह कहा, और कहा चयन सीमित को प्रस्ताव भेजते समय हस्ताक्षर जरूरी नहीं। तो कहीं कहीं जो है राघव चड्ढा का जो है अमित शाह ने बचाव करते हुए दिखाई दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह कैसे बौखलाए हुए थे? संजय सिंह तो तमाम बातें कह रहे हैं, पर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो बौखलाए हुए थे? क्या प्रस्ताव पारित करने के लिए, बिल पास करवाने के लिए तो उन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि वो बौखलाए हुए थे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अमित शाह ने जब उनसे कहा, जवाब में कह रहे थे तो तमाम बातें हो रही थी, उस तरीके से जब सदन जो था, सदन में जो बात रख रहे थे राघव चड्ढा सांसद हैं पंजाब से, वो भी कहीं कहीं इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अमित शाह जी तो कह रहे थे सुपारी सी पार्टी है, 10 सालों में उन्होंने 15 साल दिल्ली में जो है भाजपा को हराया, पंजाब में भाजपा को हराया, तमाम तरीके से जो थे राघव चड्ढा सांसद पंजाब से बात करते दिखाई दिए। तो उस समय जो है संजय सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया कि अमित शाह जी कहीं कहीं बौखलाए हुए हैं। तो इस तरीके का आरोप जो है राघव चड्ढा के ऊपर लगा रहे। कहीं कहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को यह डर था कहीं कहीं उनकी तरफ जो है सदन से निलंबित राघव चड्ढा को न कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नूंह में 8 अगस्त तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर पलवल में भी सस्पेंशन का ऑर्डर जारी हो चुका है और सस्पेंड रहेगी सर्विसेज। इंटरनेट को 5 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे हरियाणा से, जहां पर नूंह में 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पलवल में भी सस्पेंड रहेंगी सर्विसेज और इंटरनेट को 5 अगस्त तक बंद रखने का आदेश था, लेकिन उसके बाद ये सस्पेंशन का अब ऑर्डर 8 अगस्त तक कर दिया गया है, जहां पर इंटरनेट सेवाएं अब 8 अगस्त तक बंद रहेंगी। यानी आज पूरे दिन ये इंटरनेट सेवाएं हरियाणा में बंद रहेंगी, नूंह में बंद रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंटरनेट सेवाएं 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं, जहां पर वो अब इंटरनेट सेवाएं नूंह तक नहीं पहुंचाई जाएगी। इसी बीच वाराणसी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है गंगा। शमशान से लेकर स्नान में लोगों को आफत आ रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में करीब 1.5 मीटर की बढ़ोतरी हो गई है, जो कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है गंगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की जान पर आफत बन चुकी है। अब अंतिम संस्कार करने भी मुसीबतें लोगों को सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में करीब 1.5 मीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 1 मीटर तक
अब पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शमशान से लेकर स्नान तक के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लंबी कतारें लग चुकी हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर ये जब सामने आई उसके बाद लोगों में हलचल देखने को मिल रही है। ये खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है गंगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फिर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल फिलहाल वाराणसी के क्या कुछ हालात है? बिल्कुल बता दें आपको देखिए कि गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के बिल्कुल करीब गंगा आ चुकी है। यानी कि कल रात का जो गंगा का जो रिकॉर्ड है 68। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, वहां पर शमशान में भी लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और गंगा का जलस्तर 1 मीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। बिल्कुल बता दें आपको खतरे के निशान के एकदम बिल्कुल करीब है। 70.26 जो है मीटर जो है गंगे का जो सावधान खतरे का जो निशान है उससे एकदम करीब गंगा पहुंच चुकी है। गंगा पहुंचने की वजह से तटीय क्षेत्र जो गंगा नदी के किनारे के हैं वहाँ बाढ़ मतलब मंडराने लगे हैं, बाढ़ मंडराने की शंका दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह वाराणसी मुस्तैद है। तटीय जो इलाके हैं उनको जो है पूरी तरह खाली कराया जा रहा है, एहतियातन जो है कोई घटना न हो इसके लिए एनडीआरएफ पूरी तरह मुस्तैद है। और इसके गंगा नदी के बढ़ने से एक तरफ जो है जलस्तर बढ़ा है, उससे तमाम घाट है, मंदिर ऐसे जो है घाट है, मंदिर है, जो गली है जिस रास्तों से गलियों से होकर के लोग वहाँ क्षेत्रीय लोग गुजरते थे वह लगभग कट रहा है, बंद होने के कगार पे है। और गंगा नदी के बढ़ने से सीधे सीधे जो है इसका असर जो है जो शाम को होने वाली विश्व की आरती, गंगा की आरती है, उस पर भी असर पड़ा है। गंगा में की आरती में भी बदलाव आया है, जगह लगातार बदलते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में बारिश के चलते सरकार का यह बड़ा फैसला, जहां पर स्कूलों में आज घोषित की गई थी छुट्टी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सभी स्कूलों की छुट्टी थी। पौड़ी नैनीताल में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब सभी स्कूलों को उत्तराखंड में बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। देहरादून में बारिश के चलते सरकार का यह बड़ा फैसला। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूनम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट जारी कर रही है और पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो एक के बाद एक सभी इलाकों में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ जैसी आशंका देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के हाल फिलहाल क्या कुछ हालात है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो लोगों की बढ़ जाती है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर से पहाड़ों पर बारिश से आफत आ गई है। बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर बने हुए हैं। नीचे दून समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा का लगातार क्रम बना हुआ है। सोमवार देर रात की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में भारी वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर मानी जाए तो इसके अनुसार अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज में कोई किसी तरह का परिवर्तन आने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है नीची। और इसी के साथ साथ देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है और इसके साथ साथ भूस्खलन की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में सतर्क रहने की लोगों से अपील की है। साथ ही साथ जो स्कूल है उनको बंद करने के भी निर्देश आज के लिए दे दिए गए हैं। बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से आप बता रही है भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो चुकी है और तमाम उत्तराखंड में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आगे भी कुछ दिनों तक ऐसी आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ अब लखनऊ से आई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों का बड़ा कारनामा देखने को मिला है। समस्याओं के निस्तारण की बजाय शिकायतें निपटा रहे हैं अधिकारी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधे लखनऊ से है, जहां पर आईजीआरएस पर आई शिकायतों का नहीं हो रहा है निस्तारण।
बड़ी खबर इस वक्त की सीधे लखनऊ से, जहां पर शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर डीएम ने फटकार लगाई है। नगर आयुक्त नीडल अधिकारी को कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी करे गए हैं, जिसके बाद डीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का मांगा है स्पष्टीकरण। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे लखनऊ से। एक और बड़ी खबर सीधे अमरोहा से, जहां पर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर खराब खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक काटकर शव को बाहर निकाला है। रजापुर थाने क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे अमरोहा से, जहां पर पुलिस ने ट्रक काटकर शव को बाहर निकाला है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमरोहा में एक खड़े ट्रक पर एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। रजापुर थाने क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे अमरोहा से, नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का एक और बार कहर देखने को मिला है। खराब खड़े इस ट्रक पर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई और शव को ट्रक काट कर निकाला गया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भयानक हादसा हुआ है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।